क्या हमें पता है कि हर बार जब हम आसमान में चांद को देखते हैं तो दरअसल हम एक ऐसी चीज को देख रहे होते हैं जो लगातार हमसे दूर भाग रही है? हाँ, हर साल करीब 3.8 सेंटीमीटर। राइट। ये आहिस्ता आहिस्ता बिना किसी शोर के हमारा साथ छोड़ रहा है। देखने में तो लगता है जैसे ये हमेशा से वहीं था और मतलब हमेशा वहीं रहेगा, एक बिल्कुल स्थिर साथी। पर सच्चाई कुछ और ही है ना। और इस धीमी दूरी का असर सिर्फ आसमान के नज़ारे पर नहीं पड़ने वाला है। जो चीज़ चांद को दूर धकेल रही है वही इस धरती के मौसम और ऋतुओं को स्थिर रखती है। सही कहा। तो इस गहराई से चर्चा करने वाले सेशन में हम यही ध्यान में रखेंगे कि चांद सिर्फ एक नाइट लाइट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो कारण है जिससे हमारे दिन 24 घंटे के होते हैं, मौसम स्थिर रहते हैं और कॉम्प्लेक्स जीवन पनप पाया है। और इसलिए आज का हमारा मिशन है कि विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स इस चर्चा को सुन रहे हैं उनको ये भारी भरकम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से समझाया जाए, बिना किसी मुश्किल जार्गन के। हाँ, और इसके लिए हम एक बहुत ही डिटेल्ड सोर्स मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं जिसका नाम है द लूनर रिट्रीट, अर्थ्स ग्रेट स्टेबलाइजर इज लीविंग। इसे पढ़कर वाकई कई नए राज खुलते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि सर्दी, गर्मी और मौसम का बदलना सिर्फ सूरज का काम है। राइट, धरती सूरज के चक्कर लगाती है और मौसम बदलते हैं, यही पढ़ा है हमने। हाँ, लेकिन इस पूरी मशीनरी में चांद का इतना बड़ा रोल होगा ये सोचना थोड़ा अजीब लगता है। पर वहां आने से पहले मुझे एक बेसिक मैकेनिज्म समझना है। चांद आखिर हमसे दूर जा क्यों रहा है? स्पेस में अचानक से कोई चीज ऐसे दूर तो नहीं जाती, कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना? बिल्कुल, और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने समुद्रों में छुपा है। दरअसल चांद हमसे किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं बल्कि हमारी समुद्री लहरों यानी टाइड्स की वजह से दूर जा रहा है। वेट, टाइड्स? पर टाइड्स तो चांद की वजह से आते हैं ना? हाँ, वही तो ट्विस्ट है। मतलब चांद की ग्रेविटी पानी को अपनी तरफ खींचती है, तो वो पानी उल्टा चांद को स्पेस में आगे कैसे धकेल रहा है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे, इस प्रोसेस को थोड़ा ऐसे विजुअलाइज करते हैं। चांद की ग्रेविटी धरती के समुद्रों को अपनी तरफ खींचती है। इसकी वजह से समुद्र में पानी का एक बहुत बड़ा उभार, एक बल्ज बन जाता है। एक बल्ज यानी पानी का एक पहाड़ जैसा हिस्सा जो चांद की तरफ उठा हुआ है। एग्जैक्टली। अब अगर धरती घूम नहीं रही होती तो ये पानी का बल्ज बिल्कुल चांद के ठीक नीचे होता। पर हम जानते हैं कि धरती अपनी जगह पर बहुत तेजी से घूम रही है। राइट, अपनी एक्सिस पर। धरती अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और चांद को लगभग 27 दिन लगते हैं धरती का एक चक्कर लगाने में। सही पकड़ा। तो धरती के इतनी तेजी से घूमने की वजह से होता ये है कि उस समुद्री पानी के उभार को फ्रिक्शन की वजह से अपने साथ थोड़ा आगे की तरफ खींच लेती है। ओह, यानी पानी का जो उभार बिल्कुल चांद के ठीक नीचे होना चाहिए था, वो धरती की फास्ट स्पीड की वजह से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बिल्कुल यही होता है। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी का अपना बहुत बड़ा वजन होता है ना। हाँ। उसका अपना मास होता है। और जहां मास होगा वहां उसकी अपनी ग्रेविटी भी होगी। साइंस का बेसिक रूल। हाँ, तो पानी के उस विशाल बल्ज की अपनी एक ग्रेविटेशनल पुल होती है और क्योंकि वो बल्ज ऑर्बिट में चांद से थोड़ा आगे निकल गया है तो वो चांद को अपनी तरफ आगे की दिशा में खींचता है। और स्पेस में जब कोई चीज ऑर्बिट कर रही होती है और आप उसे आगे की तरफ खींचते हैं तो वो अचानक से फास्ट नहीं होती बल्कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसका ऑर्बिट बड़ा हो जाता है, वो बाहर की तरफ खिसकने लगती है। ओह वाओ, मैं इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे झूले पे बैठे किसी बच्चे को आगे की दिशा में धक्का देना। हाँ, ये काफी अच्छा उदाहरण है। हो जाता है और वो आपकी रीच से और दूर हो जाता है। ये ऑर्बिटल मैकेनिक्स को विजुअली समझने का एकदम परफेक्ट तरीका है। जैसा झूले के साथ होता है वैसा ही चांद के साथ हो रहा है। वो लगातार खिंचाव हर दिन हर टाइड के साथ उसे दूर धकेल रहा है। काफी माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। और हैरानी की बात यह है कि ये प्रोसेस आजकल की नहीं है, ये पिछले 4 बिलियन सालों से चल रही है। जब लगभग 4.5 बिलियन साल पहले चांद बना था तब वो धरती के करीब 15 गुना ज्यादा पास था। 15 गुना? बाप रे! हाँ, सिर्फ 24,000 किलोमीटर दूर। जबकि आज वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है।
वेट सिर्फ 24,000 किलोमीटर? ये तो बहुत ही ज्यादा करीब है। उस वक्त तो आसमान का नजारा ही बिल्कुल अलग होता होगा। ओ, उस वक्त अगर कोई आसमान देखता तो चांद होराइजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा घेरे हुए दिखाई देता और उसका असर धरती पर भयानक था। भयानक कैसे? समुद्री लहरें आज की तरह 2 या 3 मीटर्स की नहीं होती थीं। उस वक्त चांद की नजदीकी की वजह से सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी जैसी पानी की दीवारें होती थीं। बाप रे, सैकड़ों मीटर ऊंची? हाँ, जो लगातार जमीन से टकराती थीं और धरती इतनी तेजी से घूम रही थी कि 1 मिनट सिर्फ 6 घंटे का होता था। हवाओं की स्पीड और स्टॉर्म्स इतने खतरनाक थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का पनपना लगभग नामुमकिन था। तो एक तरह से चांद का दूर जाना हमारे लिए अच्छा ही हुआ। मतलब उसके आहिस्ता आहिस्ता दूर जाने से धरती की स्पीड कम हुई, समुद्र शांत हुए और एक स्टेबल एनवायरनमेंट बना, है ना? बिल्कुल। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जो चीज चांद को दूर धकेल रही है उसी ने इस धरती को इवॉल्व होने का और हमें जिंदा रहने का मौका दिया। वहीं पर मैं आना चाहता था। अब जब हम जानते हैं कि चांद दूर जा रहा है तो मुझे ये समझना है कि उसके करीब होने से हमें फायदा क्या मिल रहा है। ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि धरती अपने एक्सिस पर करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हाँ, एक्सियल टिल्ट। राइट। और इसी झुकाव की वजह से धरती का अलग अलग हिस्सा साल के अलग अलग वक्त में सूरज की तरफ टिल्ट होता है, जिसके हमें सर्दी, गर्मी और ऋतुएं मिलती हैं। लेकिन मैं सोचता था कि ये झुकाव नेचुरली स्थिर है। इसमें चांद का क्या रोल है? अरे ये इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। हमारा सोलर सिस्टम अकेले धरती और सूरज का एक खाली कमरा थोड़ी है। यहाँ जुपिटर जैसे विशाल गैस जायंट्स हैं और सैटर्न है। जिन्हें अपनी बहुत स्ट्रांग ग्रेविटी होती है। एग्जैक्टली। अब धरती बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं है। घूमने की वजह से वो इक्वेटर पर थोड़ी सी उभरी हुई है, थोड़ी मोटी है। तो जब धरती घूम रही होती है तो जुपिटर जैसा ग्रह धरती के इस इक्वेटर वाले उभार पर अपनी ग्रेविटी से लगातार खिंचाव डालता है। अच्छा। वो लगातार कोशिश करता है कि धरती का झुकाव बदल जाए। एक सेकंड, तो आप कह रही हैं कि जुपिटर जैसा प्लैनेट लगातार हमें डगमगाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। और यहाँ चांद पिक्चर में आता है। अगर चांद नहीं होता तो इन बड़े ग्रहों की पुल की वजह से धरती अपने एक्सिस पर बहुत वाइल्ड तरीके से डगमगाने लगती। चांद दरअसल एक ग्रेविटेशनल एंकर की तरह काम करता है। वो इतना बड़ा है और इतना करीब है कि उसकी ग्रेविटी धरती के इस झुकाव को मजबूती से पकड़ कर रखती है, उसे एक बहुत ही टाइट रेंज में लॉक करके रखती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचूं और इसको एक लट्टू यानी स्पिनिंग टॉप से कंपेयर करूं। हाँ, लट्टू का एग्जाम्पल अच्छा है। जब हम लट्टू को चलाते हैं और वो तेजी से घूमता है तो वो बिल्कुल सीधा और स्थिर रहता है, पर जैसे ही उसकी मोमेंटम कम होती है या कोई उसको हल्का सा टच कर दे तो वो वायलेंट तरीके से डगमगाने लगता है। सही कहा। कभी इस दिशा में झुल जाता है, कभी जमीन से लगने लगता है। धरती बिना चांद के बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी क्या? ये एक बहुत सटीक उदाहरण है। अगर चांद हमारा एंकर नहीं होता तो धरती का झुकाव अचानक 0 से लेकर 85 डिग्री तक तेजी से और अनप्रिडिक्टेबल तरीके से बदल सकता था। एक सेकंड, 85 डिग्री? 85 डिग्री का मतलब तो अगर मैं ज्योमेट्री विजुअलाइज करूं तो धरती लगभग पूरी तरह से अपनी आखिरी लिमिट पर लेट जाएगी। हाँ, धरती लगभग साइडवेज घूमेगी और इसका मौसम पर जो असर होगा वो सोचकर ही डर लगता है। अगर धरती 45 डिग्री पर झुक जाए तो उसके पोल यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव सीधे सूरज की तरफ पॉइंट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर चांद ना होता तो हमारे एनुअल एग्जाम्स के टाइम पर अचानक धरती का एक हिस्सा उबलने लगता और दूसरा जम जाता। मौसम की कोई गारंटी नहीं होती? बिल्कुल गारंटी नहीं होती। नॉर्थ पोल महीनों तक लगातार सूरज की भयानक धूप में आग की तरह जलेगा और दूसरा हिस्सा लगातार कई महीनों तक पूरे अंधेरे में रहेगा, जहां सब कुछ बर्फ बन जाएगा। ये तो कोई डिजास्टर मूवी का प्लॉट लग रहा है। और फिर जब धरती आधी ऑर्बिट पूरी करेगी तो स्थिति उलट जाएगी। जो हिस्सा बर्फ था वो उबलने लगेगा और जो जल रहा था वो जम जाएगा। ऐसे एक्सट्रीम मौसम में कॉम्प्लेक्स जीवन और एग्रीकल्चर खत्म हो जाएंगे। मतलब स्टेबिलिटी ही जीवन की फाउंडेशन है। अगर हम इसको थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो सीजन्स का प्रेडिक्टेबल होना ही एग्रीकल्चर और मानव सभ्यता का आधार है। हाँ, और हमें इसका सबसे बड़ा कॉशनरी टेल स्पेस में कहीं और नहीं बल्कि ठीक अपने पड़ोसी ग्रह मार्स पर देखने को मिलता है। मार्स? पर मार्स तो अभी वैसे भी ठंडा और मुर्दा ग्रह है ना,
उसका चांद से क्या कनेक्शन है? आज मुर्दा है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। मार्स के पास धरती जैसा कोई बड़ा और स्थिर चांद नहीं है। उसके जो 2 मून्स हैं वो दरअसल पकड़े गए छोटे एस्ट्रॉइड्स हैं। अच्छा, जिनका मास इतना नहीं है कि वो मार्स को स्टेबल रख सके। सही पकड़ा। इस वजह से मार्स के पास कोई एंकर नहीं है। अपने इतिहास में उसका झुकाव लगातार 10 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच बदलता रहा है, और इसी इनस्टेबिलिटी की वजह से मार्स आज एक मुर्दा ग्रह बनकर रह गया। वो स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है ये अब समझ आ रहा है। पर अभी हमने सिर्फ साल भर चलने वाले मौसम की बात की। मुझे एक और डिटेल समझनी है। चांद का असर क्या सिर्फ सीजन्स पर है, या हमारे रोजाना के वेदर पैटर्न्स पर भी इसका कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। चांद सिर्फ हमारे एंगल को नहीं, बल्कि हमारे घूमने की स्पीड को भी कंट्रोल करता है। मतलब रोटेशन को? हाँ, अभी हमने जिन समुद्री लहरों की बात की थी, जिनकी वजह से चांद दूर जा रहा है, वही लहरें धरती पर एक फिजिकल ब्रेक की तरह भी काम करती हैं। ब्रेक की तरह? कैसे? लहरों का समुंदर के बेस और किनारों के साथ जो फ्रिक्शन होता है ना, वो धरती की रोटेशन की एनर्जी को कम कर रहा है। तो दूसरे शब्दों में हमारी धरती धीरे धीरे स्लो हो रही है। हाँ, और इस वजह से दिन लंबे हो रहे हैं। हर सदी में धरती का दिन करीब 1.4 मिलीसेकंड्स लंबा हो जाता है। सुनने में तो ये बहुत छोटा फर्क लगता है, पर जियोलॉजिकल टाइम पर देखें तो? जियोलॉजिकल टाइम पर यह बहुत बड़ा फर्क है। डायनासोर्स के समय पर एक दिन 24 नहीं बल्कि 23 घंटे का होता था। अच्छा, तो अगर चांद इसी तरह हर साल दूर जाता रहा और ब्रेकिंग इफेक्ट कमजोर पड़ता रहा तो दिन और लंबे होते जाएंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म भविष्य में एक ऐसी स्थिति आएगी जब धरती का रोटेशन इतना स्लो हो जाएगा कि एक दिन लगभग 1500 घंटे का हो जाएगा। 1 मिनट, मुझे थोड़ा हिसाब लगाने दीजिए। 1500 घंटे, अगर मैं इसको 24 से डिवाइड करूं तो ये लगभग 62 दिन होते हैं। बिल्कुल। सोचो, एक दिन जो 62 दिनों के बराबर हो, उस ग्रह पर हवाओं और तूफानों का क्या हाल होगा जब सूरज लगातार 31 दिन तक धरती के एक ही हिस्से को गरमा रहा होगा। आप इसकी भयानकता को बिल्कुल सही विजुअलाइज कर रहे हैं। हमारी धरती का पूरा क्लाइमेट और वेदर पैटर्न एक नाजुक मशीन की तरह है जो 24 घंटे के टाइमर पर सेट है। राइट, जमीन थोड़ी गर्म होती है और फिर रात में उसे ठंडा होने का वक्त मिल जाता है। एग्जैक्टली। अगर दिन अचानक इतना लंबा हो जाए तो 31 दिन तक धूप खाने वाले हिस्से की हवा वायलेंटली गर्म होकर तेजी से ऊपर उठेगी, और अंधेरे वाले हिस्से की जम देने वाली ठंडी हवा उस जगह को भरने के लिए एक भयानक स्पीड से आएगी। मतलब हवा का बहाव और समुद्री धाराएं इतनी हिंसक हो जाएंगी कि मौसम का आम चक्र तबाह हो जाएगा। हाँ, चांद उस नाजुक वेदर मशीन का मेट्रोनोम है, एक पेंडुलम है जो दिन को उस आइडियल 24 घंटे पे लॉक करके रखता है। ये सब सुनकर लगता है कि बिलियन सालों की बात स्टूडेंट्स के लिए बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। इसलिए कॉन्सेप्ट को आसान और मजेदार बनाने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, बताइए। क्या होगा अगर आसमान से किसी ने एक कॉस्मिक स्विच बंद कर दिया और चांद आज रात तुरंत गायब हो जाए? ये शायद प्लैनेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसरप्शन होगा। इसे हम टाइम के हिसाब से तोड़ते हैं। अगर चांद अभी गायब होता है तो सबसे पहले कुछ ही घंटों में समुद्री लहरें अचानक रुक जाएंगी। जो पानी चांद की ग्रेविटी की वजह से खिंचा हुआ था वो अचानक फ्री हो जाएगा। हाँ, और वो शांति से नहीं होगा। एक बहुत बड़ी वेव बनेगी दुनिया भर में, और जो मरीन लाइफ इन लहरों की आदत पर जिंदा है वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगी। और अगर कुछ दिन आगे जाएं तो? दिनों में रातें पूरी तरह से अंधेरी हो जाएंगी। नॉक्टर्नल एनिमल्स का नेविगेशन सिस्टम टूट जाएगा, पर असली तबाही आने में साल लगेंगे। साल? यानी वो 30.5 डिग्री का झुकाव जिसके बारे में हमने बात की थी वो डगमगाना शुरू करेगा? बिल्कुल। मौसम पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। खेती करने की व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी क्योंकि पता ही नहीं होगा कि सर्दी कब आएगी और गर्मी कब। मैं इसकी तुलना एक ऐसी हाईवे पर भागती हुई गाड़ी से करूंगा जिसकी स्टीयरिंग व्हील अचानक से तोड़ दी गई हो। ये ऐसी स्थिति होगी जहां क्लाइमेट चेंज नहीं बल्कि क्लाइमेट केओस होगा। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसे मौसम में सर्वाइव कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, बायोलॉजिकल जीवन तो बच जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह बहुत रिजिलियंट होते हैं, लेकिन सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को स्थिरता चाहिए, और वो स्थिरता बिना चांद के नामुमकिन है। तो इस सब का एक लंबा रिकैप करें तो हमने जाना कि चांद सिर्फ एक नाइट लाइट नहीं है, ये हमारे सीजन्स का गार्डियन है, हमारे 24 घंटे के दिन का टाइम कीपर है, और धरती को मार्स जैसा बनने से रोकने वाला सबसे मजबूत शील्ड है। बिल्कुल।
अगली बार जब कोई लिसनर आसमान में चांद देखे तो उसे एक डेकोरेशन की तरह नहीं बल्कि धरती के साथी और स्टेबलाइजर की तरह देखे, जिसका होले ने हमारा अस्तित्व संभव बनाया है। साइंस में से रेयर अर्थ हाइपोथेसिस कहा जाता है। ऐसी धरती जिसके पास इतना परफेक्ट चांद हो शायद इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत दुर्लभ है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? हम हमेशा अन्य तारों के आसपास ऐसी अर्थ लाइक प्लैनेट्स ढूंढते हैं ताकि वहां जीवन मिल सके, है ना? हाँ, टेलीस्कोप लगाकर बस पानी और टेम्परेचर देखते हैं। लेकिन शायद हमें अर्थ लाइक प्लैनेट नहीं बल्कि अर्थ मून लाइक प्लैनेट्स का जोड़ा ढूंढना चाहिए, क्योंकि बिना एक बड़े चांद के कोई भी ग्रह स्टेबल मौसम और ऋतुओं को मेंटेन नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही गहरा थॉट है। तो क्या ये मुमकिन है कि एलियंस इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि ब्रह्मांड में प्लैनेट्स तो बहुत हैं पर उन्हें संभालने वाले चांद बहुत कम हैं? ये सोचने वाली बात है और उम्मीद है हमारे लिसनर्स इस थॉट को खुद थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।